Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। 2026 के असेंबली इलेक्शंस भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे असम, वेस्ट बंगाल, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के बाई इलेक्शंस के बारे में। ये इलेक्शन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे, बल्कि 2029 के जनरल इलेक्शंस का एक प्रीव्यू भी देंगे। असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वहीं बंगाल में मल्टीपल फेजेस में इलेक्शंस होंगे। कर्नाटक में बागलकोट और दावणगेरे साउथ की सीट्स पर बाईपोल्स होने वाले हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक लिटमस टेस्ट हैं। इस वीडियो में हम इन स्टेट्स के डिटेल डेमोग्राफिक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स रिजल्ट को शेप करेंगे। अब एक नजर डालते हैं पूरे इलेक्टोरल मैप पर। वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स पर सबसे बड़ी जंग होने वाली है, जहां टीएमसी अपनी थर्ड टर्म को डिफेंड कर रही है। असम में बीजेपी अलायंस अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश करेगा। केरल में हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है अगर एलडीएफ फिर से वापस आती है या फिर यूडीएफ ट्रेडिशन के मुताबिक पावर रिगेन करेगी। पुडुचेरी में एनडीए अलायंस के लिए चैलेंज है अपनी मेजॉरिटी बरकरार रखना। कर्नाटक में सिर्फ 2 सीट्स पर बाई इलेक्शंस हैं, लेकिन इन दोनों सीट्स स्टेट पॉलिटिक्स के लिए काफी सिंबॉलिक हैं। हर स्टेट में डेमोग्राफिक्स और लोकल इश्यूज बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें हम आगे वीडियो में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे। असम की बात करें तो यहाँ सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी अपनी तीसरी टर्म के लिए रेडी है। सबसे पहले हम असम से स्टार्ट करते हैं। असम की बात करें तो यहाँ सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में बीजेपी अपनी तीसरी टर्म के लिए रेडी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ आइडेंटिटी की है। एनआरसी और सीएए का इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लोगों में काफी सेंटिमेंट्स हैं। बीजेपी इंडिजिनस राइट्स और मियां पॉलिटिक्स के कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच का अलायंस रिजल्ट्स को काफी इफेक्ट कर सकता है। वेलफेयर स्कीम्स जैसे अरुणोदय ने रूरल एरियाज में बीजेपी को काफी स्ट्रांग बनाया है, लेकिन ऑपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को लेकर सरकार को घेर रही है। असम का इलेक्शन हमेशा एक आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के बीच एक बैलेंस रहा है। 2026 भी कुछ अलग नहीं होगा। असम की डेमोग्राफिक्स काफी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो लोअर असम और बाराक वैली में इलेक्शंस को डिसाइड करती है। बीजेपी अपर असम में स्ट्रांग है, जहाँ टी गार्डन वर्कर्स और हिंदू वोटर्स का सपोर्ट उन्हें मिलता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है यूथ वोटर्स का। लगभग 29% वोटर्स 18 से 29 साल के जो जॉब्स और करियर अपॉर्चुनिटीज को वोट देंगे। वुमेन वोटर्स का टर्नआउट असम में हमेशा हाई रहता है और बीजेपी की अरुणोदय स्कीम उन्हें डायरेक्ट इफेक्ट करती है। ट्राइबल एरियाज जैसे बोडोलैंड में यूपीपीएल और पीपीएफ का इन्फ्लुएंस डिसाइसिव होगा। इन सब फैक्टर्स को मिलाकर ही असम का फाइनल रिजल्ट तय होगा। अब चलते हैं बंगाल में। बंगाल में 2026 का इलेक्शन एक हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। ममता बनर्जी की टीएमसी 15 साल से पावर में है और उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा चैलेंज है। करप्शन के एलिगेशंस, खासकर संदेश खाली जैसे इंसिडेंट्स ने ऑपोजिशन को मौका दिया है। बीजेपी सोनार बांग्ला के नारे लगाकर फिर से मैदान में उतरी है और नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के एरियाज में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस यहाँ एक साइलेंट फैक्टर हो सकता है, जो वोट्स डिवाइड करेगा। क्या ममता दीदी अपनी वेलफेयर स्कीम्स के दम पर वापस आएंगी या बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बनाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। दोस्तों, अब हम बंगाल की डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं। अब 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं: मुस्लिम वोटर्स, बटुआ कम्युनिटी और महिला वोटर्स। हमने अभी जस्ट देखा कि कैसे बीजेपी और टीएमसी नैरेटिव्स की जंग लड़ रही हैं। अब देखते हैं कि यहाँ डेमोग्राफिक कैसे जंग को शेप करती है। बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम पॉपुलेशन टीएमसी का कोर बेस रही है, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से बीजेपी हिंदू वोट्स कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। मटुआ कम्युनिटी, जो एक इन्फ्लुएंशियल एससी ग्रुप है, उनका वोट 30 से ज्यादा सीट्स पर इम्पैक्ट डालता है और सीएए उनके लिए एक इमोशनल इशू है। सबसे बड़ा गेम चेंजर है लक्ष्मी भंडार स्कीम, जिसने वुमेन वोटर्स को, औरतों को टीएमसी की तरफ झुकाया है। बंगाल में वुमेन टर्नआउट हमेशा हाई रहता है और वही डिसाइड करती है कि सरकार किसकी बनेगी। रूरल बंगाल में पंचायत लेवल की पॉलिटिक्स और अर्बन एरियाज की डिससैटिस्फैक्शन का क्लैश रिजल्ट्स
को शेप करेगा। अब वेस्ट बंगाल से चलते हैं साउथ इंडिया। केरल की पॉलिटिक्स हमेशा से एक स्विंग की तरह रही है, एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ। वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्ले करती है, लेकिन केरल में डायनामिक्स थोड़ा अलग है। 2021 में एलडीएफ ने ये ट्रेडिशन तोड़ दिया था। अब 2026 में सवाल ये है कि क्या पी विजयन हैट्रिक लगा पाएंगे। यूडीएफ जो कांग्रेस लेड अलायंस है, वो करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। वहीं बीजेपी त्रिशूर की विक्ट्री के बाद काफी कॉन्फिडेंट है और केरल में एक थर्ड फोर्स बनने की कोशिश कर रही है। केरल का वोटर काफी अवेयर है और यहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल वेलफेयर और रिलीजियस हार्मनी बड़े मुद्दे हैं। क्या केरल फिर से ट्रेडिशन बदलेगा या एलडीएफ अपनी पकड़ बनाए रखेगा? अब देखते हैं केरल की डेमोग्राफिक डायनामिक्स क्या कहती है। दोस्तों, केरल की डेमोग्राफिक्स भारत में सबसे यूनिक है। अभी जस्ट हमने देखा कि कैसे एलडीएफ हैट्रिक की कोशिश कर रही है और यूडीएफ कमबैक चाहती है। अब देखते हैं कि कौन से डेमोग्राफिक फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करेंगे। केरल में 45% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मुस्लिम और क्रिश्चियंस, जो रिजल्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ट्रेडिशनली क्रिश्चियंस यूडीएफ को सपोर्ट करते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने साइरो मालाबार चर्च के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की है। जहां एलडीएफ के बैकबोन कुछ हैं, वहीं नायर कम्युनिटी का वोट यूडीएफ और बीजेपी के बीच स्प्लिट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जेंडर। केरल में फीमेल वोटर्स मेल्स से 8 लाख ज्यादा हैं। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की परफॉर्मेंस वुमेन वोटर्स के लिए प्रायोरिटी होती हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिलीजियस और कास्ट इक्वेशंस का जो प्ले सही से हैंडल करेगी, वही केरल जीतेगी। केरल की पॉलिटिक्स के बाद अब बात करते हैं पुडुचेरी की। ये भले ही एक छोटा यूनियन टेरिटरी है, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स काफी वाइब्रेंट है। सीएम एन रंगस्वामी का पर्सनल अपील यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। एनडीए अलायंस, इसमें एआईएनआरसी और बीजेपी हैं, यहाँ पावर में है, लेकिन फुल स्टेटहुड की डिमांड अभी भी एक बड़ा इमोशनल इशू है। ऑपोजिशन में डीएमके और कांग्रेस का अलायंस है, जो तमिलनाडु का इन्फ्लुएंस के साथ यहाँ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पुडुचेरी में वनियार कम्युनिटी का वोट काफी डिसाइसिव होता है। यहाँ की पॉलिटिक्स में लोकल डेवलपमेंट और सेंट्रल ग्रांट्स काफी मैटर करते हैं। क्या रंगस्वामी अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रख पाएंगे या पुडुचेरी में चेंज आएगा? ये देखना होगा। दोस्तों, अब चलते हैं कर्नाटक के बाई इलेक्शंस की तरफ। 2026 में कोई जनरल इलेक्शंस नहीं है, लेकिन बागलकोट और दावणगेरे साउथ के बाई इलेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये बाईपोल सिद्धारमैया सरकार के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होंगे। इन रीजन्स में लिंगायत और कुरुबा कम्युनिटीज का डोमिनेंस है। उनका वोट डिसाइड करेगा कि कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कम हुई है या नहीं। बीजेपी और जेडीएस का अलायंस यहाँ मिलकर कांग्रेस को चैलेंज कर रहा है। अगर कांग्रेस ये दोनों सीट्स जीत जाती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर बीजेपी और जेडीएस जीत जाती है तो ये सरकार के लिए एक वार्निंग सिग्नल होगा। इन बाई इलेक्शंस का रिजल्ट्स कर्नाटक के आगे की पॉलिटिक्स का रास्ता तय करेगा। तो दोस्तों, कर्नाटक के बाई इलेक्शंस के बाद अब हम कंक्लूजन पर हैं। 2026 के ये इलेक्शंस सिर्फ स्टेट्स की सरकार नहीं चुनेंगी, बल्कि 2029 के जनरल इलेक्शंस की फाउंडेशन रखेंगी। हमने देखा कि कैसे असम और बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डोमिनेंट है, वहीं केरल में डेवलपमेंट और सोशल हार्मनी बड़े मुद्दे हैं। वेलफेयर स्कीम्स, खासकर वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स, अब हर पार्टी का मेन वेपन बन चुकी हैं। इन इलेक्शंस से ये भी साफ हो जाएगा कि इंडी अलायंस कितना मजबूत है और बीजेपी की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी साउथ में कितनी काम कर रही है। अगले कुछ महीने भारत के पॉलिटिक्स के लिए बहुत क्रुशियल होने वाले हैं। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। हम अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content.